चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डस्टर किधर है जी? अच्छा जी, तो एफएससी पार्ट 1 की जो फिज़िक्स है इसके हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के। तो लास्ट वाले 5 प्रॉब्लम्स रह गई हैं हमारे पास और इंशाल्लाह उसको आज हम ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर के इसको हम एंड करते हैं। जो एक दो बात रह गई इंशाल्लाह वो फिर नहीं तो कल कर लेंगे, अगर कोई रह गई तो। चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 14 है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाती है ये। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3। कुछ बुक्स के ऊपर ये 6(3) लिखा हुआ है, 6(3) है, 3 के ऊपर अंडर रूट डाल लें, क्योंकि ये मेरे पास जो बुक है इस पर 6√3 है और 6√3 वाला ही सही है। तो बहरहाल एफएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स है बेटा हमारे पास। इसका चैप्टर नंबर हम 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने। इसकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हमने न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर हमने 14 करनी है। तो डाटा क्या है हमारे पास? कह रहा है जी अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट लें तो हमारे पास क्या आता है, 6√3 आता है। तो सपोज कर लें हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो ए और बी हैं। वो कौन से दो वेक्टर्स हैं? ए एंड बी हैं। जब उनका हम डॉट लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड में आंसर क्या आ रहा है? 6√3 आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो मुझे बता दिया करो साथ, ठीक है? ये ना मैं लगा रहा हूँ अकेले। बहरहाल वो असल मकसद मेरा आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है? आप बच्चे जो इधर बैठे हुए हैं आपको पढ़ाना असल मकसद है, ये तो उसके साथ एक चलें हेल्प हो रही है, ठीक है? कि लिहाजा से मुझे रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। अब हमारे पास बेटा कह रहा है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे, उन्हीं दो वेक्टर्स का क्या लेंगे? क्रॉस, ए क्रॉस बी करेंगे, तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा? जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, वो आएगा किसके इक्वल बेटा? 6 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 6 के। यहाँ तक बात ठीक है? आगे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बताएं कि फिर ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो हमने ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको सपोज कर ले वो कितना है? थीटा है। वो हमने फाइंड करना है। समझ आ गई बेटा बात की? अब आगे बढ़ेंगे। अब उसने जस्ट मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं तो बस हमें मैग्नीट्यूड से ताल्लुक़ रखना है, डायरेक्शन वगैरह को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक? सॉल्यूशन एस हम जानते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो व्हाट विल वी गेट? ए बी साइन थीटा, साथ एन कैप भी आता है ना। लेकिन मैंने बताया कि हम इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे कि उसने स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड बस उसका जिक्र किया है, तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। इसी तरह ए डॉट बी जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसको आप 2 कह लें। समझ आ गई बेटा बात की? अब हम क्या करें? बाय डिवाइडिंग। अगर हम डिवाइड कर दें, मैथमेटिक्स में आप करते रहें, कभी आप ऐड कर देते थे, कभी आप डिवाइड कर देते थे। अगर हम क्या करें, 1 को डिवाइड करें 2 से, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है अगर उसको डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ, आप सब तो हमारे पास क्या बनेगा? देखते हैं भाई, हमारे पास ये बन जाएगा इस साइड। अब देखें ज़रा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी हम ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये वाली साइड लेते हैं और इसको लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास ए क्रॉस बी। ये लेफ़्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं, हम राइट साइड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? राइट साइड को। कौन सी साइड को? राइट साइड को। कि अगर हम 1 की लेफ़्ट साइड को दोनों को आपस में डिवाइड करें, अब आपको पता है कि ए बी साइन थीटा का जो आंसर है, मैं इधर चलता हूँ ज़रा, ए बी साइन थीटा, ये ए क्रॉस बी जब लेते हैं तो बनता है ए बी साइन थीटा। उसका आंसर हमारे पास क्या है? इसको मैं 1 इसको कहता हूँ, वो हमारे पास आंसर कितना है? 6 है। कितना है? 6।
इस चीज़ को मैं 1 का नाम दे लेता हूँ, ये जो सारी चीज़ है, समझ आ गई। अब ए बी, जब हमने ए डॉट बी लिया तो ये सारा मैग्नीट्यूड था, वो किसके इक्वल था, वो हमारे पास था 6√3 के इक्वल था। इस सारी चीज़ को मैं क्या नाम दे लेता हूँ, 2 का। क्या नाम दे लेता हूँ, 2 का। समझ आ गई कि नहीं। इसके इक्वल ये चीज़ है, इसके इक्वल ये चीज़ है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना हिस्सा जो हमारी ज़रूरत है हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो हम 1 से ज़रा 2 को डिवाइड करते हैं। तो 1 हमारे पास क्या है, ए बी साइन थीटा है, और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे। दूसरे की लेफ़्ट साइड क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब राइट साइड पे जाएं, इसकी राइट साइड क्या है 6, और उसकी राइट साइड क्या है 6√3 है। मतलब बात समझ आ गई। तो हमने इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है। तो असल में ये जो हमारे पास ये चीज़ दी हुई है ना, मैग्नीट्यूड का उसने जिक्र किया, तो हम ये डॉट मैग्नीट्यूड की बजाय आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें मैग्नीट्यूड देती है। ये चीज़ हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड। तो इसको आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, मर्जी आपकी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या होगा, ए बी से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। 6 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बनेगा क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है 1/√3। ये थीटा इधर ही रहने दें, tan उधर जा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो करें ज़रा, tan इन्वर्स लें 1/√3 का। कैलकुलेटर अभी तक नहीं बैठा अपने लिए, आप अपना अपने पास रखा करें, बाकी बच्चे बेटा अपना अपना कैलकुलेटर लें, खुद अपने हाथों से किया करें। 30 डिग्रीज। आप सब आप कब लेंगे कैलकुलेटर, ले लें, शाबाश बेटा। कैलकुलेटर के बगैर फिज़िक्स पढ़ना मुश्किल है, ठीक है जी। अब देखें, तो ये जो मैंने काम किया इसमें मैंने बताया अभी ऊपर कि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, क्रॉस का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ठीक है कि नहीं, इसलिए एन शेन को मैंने छोड़ दिया। बहरहाल ये हमारे पास सिंपल सा प्रॉब्लम थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 15। ये भी आई हुई है 1-2 दफ़ा पेपर में, मैं देख रहा था एक जगह पे। तो डाटा हमारे पास क्या है, डाटा ये है भाई, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन, this distorts the line so that makes an angle 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth's line. देखें बेटा, ये ज़रा थीम समझें इसकी क्या है। एक रस्सी है, क्लॉथ लाइन का मतलब है एक कपड़े टांगने वाली रस्सी है, क्लॉथ लाइन, ठीक है कि नहीं। अब इधर बेटा, इधर देखें, आपने इस रस्सी के इधर आपने लटका दिया एक वेट, रस्सी के इधर सेंटर में आपने क्या लटका दिया, एक वेट, कोई वज़न लटका दिया। वज़न लटकाएंगे तो अब इस रस्सी की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, गौर से देखिएगा। जब मैं इसके साथ वेट लटकाऊंगा जिस तरह से हो जाएगी, बल पड़ जाएगा ना, इसमें खिंच जाएगी नीचे को, है कि नहीं। आगे का कह रहा है, कह रहा है ये आपकी पहले वाली लाइन थी रस्सी की, और अब ये जो बाद वाली रस्सी की हालत बनी है, अब इसका यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल है, कितना गिवन है, 30 डिग्रीज। कितना बेटा, 15 डिग्री, सॉरी, कितना बन रहा है, 15 डिग्री। आपके इस साइड पे भी 15 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, और उतना ही एंगल इस साइड पे भी बन रहा है 15 डिग्रीज। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो लोड है, ये जो आपने साथ लोड इसके साथ हैंग किया है, इस रस्सी के साथ ये वज़न जो आपने अटैच किया है बेटा, ये जो लोड है इसका वेट कितना है आपके पास। अब वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, कितना लोड है भाई, 10.0 न्यूटन, 10 न्यूटन है। क्लियर हो गया कि नहीं। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे वेट कितना है बेटा, 10 न्यूटन है, और एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री है। कितना एंगल बन रहा है, 15 डिग्री एंगल बन रहा है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। अब जाहिर है जब रस्सी को नीचे खींचा है हमने, तो ये जो रस्सी है इस साइड पे, इसमें भी टेंशन होगी,
और इस साइड पे ये जो रस्सी है इसमें भी क्या होगी, टेंशन होगी। अब दोनों साइडों पे इक्वल एंगल बन रहा है तो जितनी टेंशन इधर होगी उतनी ही टेंशन है कि नहीं। अगर एंगल डिफरेंट होता फिर तो हम कहते हैं ना। तो अब हम क्या करें, गौर से देखें। अब मैं करूँगा क्या, ये है हमारे पास टेंशन की लाइन जो कि 15 डिग्रीज का एंगल बना रही है। मैं समझाने के लिए इसको इधर ड्रा किया है जो आप एक्स वाई में समझते हैं। अब इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा टी साइन 15 डिग्री, वाई वाला टी साइन थीटा होता है ना, वहाँ एफ था तो अब एफ की जगह टी है, टी भी फोर्स ही है, ठीक। ये वाला कंपोनेंट बेटा कौन सा होता है, एक्स कंपोनेंट, टी कॉस 15 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब ज़रा देखें तो इसके टेंशन के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, इधर को बन रहा है टी कॉस 15 डिग्री और इधर को बन रहा है टी साइन 15 डिग्री। बात समझ आई है। इसी तरह इधर भी बन रहा है, इस रस्सी में भी, तो इधर बन रहा है टी कॉस 15 डिग्री, एंगल उतना ही है, और इधर बन रहा है टी साइन 15 डिग्री। बात समझ आई बेटा। अब अगर हम क्या करें, हमने टेंशन ये जो टी है मिक्स हो गया बीच में, हमने ये टी यहाँ से निकालना है कि टी है कितना, इस रस्सी में टेंशन है कितनी। तो हम फाइंड करते हैं उसको, सोल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन की मदद से हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स कंपोनेंट इट शुड बी ज़ीरो। कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब देखें गौर से समझिए ज़रा, एक एक्स कंपोनेंट जो है टेंशन का, एक इधर वाली रस्सी का वो लग रहा है इधर को, और दूसरा उसी के ऑपोजिट है उधर को। दोनों है इक्वल क्योंकि एंगल दोनों के सेम है। इधर को लग रहा है टी कॉस 15, इधर को भी टी कॉस 15। अब दोनों की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। अगर एक का आंसर 5 है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, -5, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे +5 और -5 तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो एक्स कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर उसका क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 0, सॉरी सिंपल 0 आएगा। अब ज़रा एक्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, ये जो इसका सिंपल हमने रीज़न बता दी, वाई से हमारे पास हमारे आंसर आएंगे। कैसे, आपको पता है कि सेकंड में हमारे पास ये होता है कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इसको भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। एक्विलिब्रियम की यही कंडीशन बताती है ना कि एक्स वाली फोर्सेस भी 0 और वाई वाली का सम भी 0 होना चाहिए। अब वाई वाली को देखते हैं, वाई पे कौन कौन सी लग रही हैं। वाई पे एक तो इधर लग रही है, एक इधर लग रही है कि नहीं, एक इधर लग रही है टी साइन 15 और एक इधर लग रही है टी साइन 15 डिग्री, और एक नीचे को लग रही है वेट की। तो कुछ फोर्सेस वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर को लग रही हैं और कुछ फोर्सेस वाई एक्सिस के लॉन्ग डाउनवर्ड लग रही हैं। अब इन सारों का सम करेंगे तो आंसर अगेन क्या आना चाहिए, 0। सम करने लगो भी मैं, देखें तो ऊपर को लग रही हैं हमारे पास कौन कौन से, टी साइन 15 डिग्री प्लस टी साइन 15 डिग्री। मैं प्लस करूँगा लेकिन क्योंकि वेट वाली फोर्स ऊपर वाली के ऑपोजिट है, उसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। समझ आ गई कि नहीं। तो अपवर्ड वाली फोर्सेस को मैंने पॉजिटिव अगर कंसीडर कर लिया तो डाउनवर्ड वाली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक। अब देखें बेटा हमारे पास ये वेट इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टी साइन 15 क्या हो गया, 2 टी साइन 15 डिग्री, है कि नहीं। हमें सिर्फ टी चाहिए, टी को अकेले को इधर रन, क्योंकि हमने टी ही फाइंड करना था, इधर मैंने लिखा ही नहीं। हमें एक्चुअली क्या फाइंड करनी है, टेंशन, कि उस क्लॉथ लाइन में जब उसको खींचा गया लोड के साथ तो कितनी टेंशन है उसमें, वो टेंशन एक्चुअली हमने फाइंड करनी है। तो टी को अकेले को इधर आने दो, जो फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें उधर शिफ्ट कर दो।
तो वेट हमारे पास कितना था, वेट की वैल्यू पुट कर लें। वेट कितना था हमारे पास, 10 था। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी। तो 2 5 10, ऊपर बच गया 5 डिवाइडेड बाय साइन 15। बेटा करें साथ जल्दी जल्दी। ऊपर 5 पड़ा हुआ है, नीचे क्या पड़ा हुआ है, साइन 15, यही बच गया ना। तो करें ज़रा 5 डिवाइड, पहले साइन 15 करें, उसका जो भी आंसर है उसको 5 से डिवाइड करें। तो आपके पास बेटा आंसर आएगा क्या, 19.3, 19.3। और टेंशन एक फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन। बेटा बात समझ आ गई है। तो ये हमारे पास था। ये इसका अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि एक कंपोनेंट जो है, ये वाला जो मैंने x वाला 0 किया था, अगर एक t cos 15 प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट थे ना, एक इधर को जा रहा था और दूसरा इधर को, तो वो बनेगा माइनस t cos 15 डिग्री। तो देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये था हमारे पास, उसके एक्स कंपोनेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो हमारे प्रॉब्लम उसके बगैर भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है कि नहीं। अगर आपने हिंट देना साथ तो दे लें, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उसके, क्योंकि हमारे पास वाई कंपोनेंट से ही हमारी टेंशन जो हमें चाहिए थी वो निकल रही है। ठीक है, ठीक है आप साहब। कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई मसला तो पूछ लें आप। चलें आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी, ये आप नोट करें, आगे वाली थोड़ी मज़े की हैं तो हम थोड़ा डिटेल से उसको करते हैं, क्योंकि उसके लिए डायग्राम बना लें साथ, हाँ आसानी के लिए। जल्दी जल्दी नोट करें शाबाश, स्पीड लगा के। अच्छा नहीं तो आगे पहले कर लेते हैं यार, ये फिर पीरियड नवर हो जाए। इधर सुन लें क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें काफ़ी ध्यान से हमें उन चीज़ों को सारों को करना है। देखें बेटा ये केस आप गौर से समझें, क्योंकि ये बड़ी कंसेप्चुअल है और साथ साथ आपको मेरे चलना है। आम तौर पे जो भी मैं प्रॉब्लम करवाने लगा हूँ, ये ना भी करवाई जाए तो काम चल जाता है, क्योंकि बोर्ड में ये कभी भी नहीं आती, लेकिन समझने के लिए लाजमी है कि आपको हर चीज़ की समझ हो जो भी करवाने लगो। ठीक है, या अगर आपको आगे टेस्ट दें तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। तो बहरहाल प्रॉब्लम नंबर 16 है, इसलिए ये 16 वाली, 17 वाली, 18 वाली करवाने लगूँ, अदरवाइज़ पेपर में ये तीनों नहीं आती। ठीक है कि नहीं, लेकिन समझने की वजह से बहुत मज़े की चीज़ें हैं। ये कह रहे ट्रैक्टर ऑफ वेट 1500 न्यूटन। ये सारा ना मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, फिर उसकी मदद से मैं साथ साथ स्टेटमेंट को लेके चलता हूँ। कह रहा है हमारे पास एक ब्रिज है, एक पुल है। ठीक है, इधर फोकस रखें ताकि आप चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकें। एक पुल है, उस पुल की जो टोटल लंबाई है वो कह रहा है हमारे पास है बेटा, इस पुल की जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, पुल की जो टोटल लेंथ है बेटा हमारे पास, वो कह रहा है वो है 21 मीटर। कितनी है, 21 मीटर। ये पुल की टोटल लेंथ है। लेकिन हमने किया क्या है, हमने इस पुल को दो, ये जो इसका ये बना हुआ है सारा सा ये स्टैंड सा पुल का, इसको हमने दो सपोर्ट्स के ऊपर रखना है, दो सहारों के ऊपर। जिस तरह किसी कमरे की छत को दीवार के ऊपर रखते हैं ना, ऐसे पुल को वो साइड पे रखे होते हैं कि नहीं, उन्हीं के ऊपर रखा होता है ना पुल को, उनको सपोर्ट कहते हैं बेटा, सपोर्ट, सहारा। तो ये वो सहारा है जिसके ऊपर हमने पुल को, एक साइड ये रखा हुआ है सहारा और एक साइड पे हमने ये रखा हुआ है बेटा, दो सपोर्ट हमने रखी हुई। अंडरस्टैंड जी, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोर्ट की इस साइड पे जो डिस्टेंस है, जितनी कॉर्नर से आपने इधर सपोर्ट के सहारे को रखा हुआ है,
वो है 0.5 मीटर। कितना है? 0.5 मीटर। इतना ही इधर भी आपने जगह छोड़ के इसको रखा हुआ है, तो वो भी कितना हो गया? 0.5 मीटर। दोनों साइडों पे, इधर बोथ साइड्स पे इतने इतने डिस्टेंस पे आपने स्पोर्ट्स को छोड़ के रखा हुआ है। अब अगर ये डिस्टेंस निकाल दें कॉर्नर्स वाला 21 में से, आधा ये और आधा ये एक बन गया ना, 1 मीटर हो गया। तो फिर इसका मतलब कि इस पुल की ये बीच में जो अब लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है? 20 मीटर। कितनी बन रही है? तो जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें हम ये 21 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसी से सारा हमारा मसला हल होना है। बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि इतनी ही लेंथ हमारे काम आएगी, बाकी बाहर वाली उससे हमें कोई गर्ज नहीं होगी। अब देखें बेटा आगे क्या कह रहा है। कह रहा आपने एक ट्रैक्टर लिया हुआ है। ट्रैक्टर है आपके पास। उस ट्रैक्टर को आपने, ये पुल का सेंटर है, पुल का ये सेंटर वाला पॉइंट है। ट्रैक्टर का जो पीछे वाला टायर है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, और ये ट्रैक्टर बन गया हमारे पास। ट्रैक्टर भी मेरा अजीब ही होगा कोई। ये ट्रैक्टर का आगे वाला टायर है। समझ आ रही बात की? इस पीछे वाले टायर को कहते हैं रियर टायर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियर टायर्स। और आगे वालों को कहते हैं फ्रंट टायर्स। क्या कहते हैं? फ्रंट टायर्स। ठीक है कि नहीं? अब आगे कह रहा है, कि ट्रैक्टर के रियर और फ्रंट टायर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये रियर से लेके फ्रंट तक, पिछले टायर से लेके अगले टायर, इनके बीच में जो फासला है वो है बेटा हमारे पास कितना भाई? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। समझ आ गई बात की? अगर इतना 3 है, अब देखें ट्रैक्टर हमने बिल्कुल सेंटर में खड़ा किया हुआ है, तो टोटल लेंथ ही हमारे पास कितनी? 20 मीटर। कितनी थी बेटा? इतनी 20 थी। तो टायर ये बिल्कुल अगर सेंटर में है, तो ये फिर पीछे कितनी बच गई? हाफ है ना, 10 बच गई। कितनी बच गई? अगर इधर 10 है तो इधर भी कितनी होगी? 10 नहीं होगी। 10 में से ये 3 निकल जाए तो पीछे ये वाला कितना बचता है? 7 बचता है। ये ऐसा ऐसा चीज़ें पिक करनी है, क्योंकि आगे हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है? अब आगे देखें बेटा, ये जो स्पॉट है, सपोज कर लें ये कहीं बी पॉइंट पे है। कहाँ पे है? ये जिस पॉइंट पे पुल को टच हो रही है उसको हमने, उस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया। और ये जो स्पॉट है वो कह लें कहाँ पे है? ए पॉइंट पे है। कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आगे उसने मज़ीद स्टेटमेंट में क्या कहा है? कह रहा है कि ये जो पुल है, ये सारा अकेला पुल, अकेले पुल का जो वज़न है वो कितना है भाई? वेट ऑफ ब्रिज वो बेटा हमारे पास है 8000 न्यूटन। पुल का अपना जो वज़न है वो कितना है? 8000 न्यूटन। कितना है बेटा? अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले मैंने पढ़ाया था, वो सेंटर में एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है? सेंटर में। तो ये वेट ऑफ ब्रिज है जो कितना है? 8000 है, 80,000 है? 8000 न्यूटन, मैंने 80,000 लिख लिया। तो ये ब्रिज का वज़न है। अब मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर पे होता है, जहाँ पे बॉडी का सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। पढ़ाया था ना बेटा ये? तो ये जो सारे ब्रिज का वेट है वो सेंटर में आके एक्ट कर रहा है। ये मैं चीज़ इधर लिख भी देता हूँ डाटा में कि हमारे पास वेट ऑफ जो ब्रिज है वो है 8000 न्यूटन्स। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर जो ट्रैक्टर हमने ब्रिज के ऊपर खड़ा किया हुआ है वो कह रहा है ट्रैक्टर का वज़न कितना है भाई? ट्रैक्टर का वेट है 15,000 न्यूटन। ट्रैक्टर का वेट कितना है? 15,000 न्यूटन। वेट ऑफ ट्रैक्टर 15,000। क्लियर हो गया? आगे देखें, आगे क्या कह रहा है? देखें, कह रहा है कि टायर के अगले जो ट्रैक्टर के जो अगले टायर्स हैं उनका जो वेट है, गौर से देखें, ट्रैक्टर के जो फ्रंट टायर्स हैं, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फ्रंट टायर्स का जो वेट है वो ट्रैक्टर के टोटल वेट के 1/3 है, यानी कि तीसरा हिस्सा है। कितना हिस्सा है? तीसरा हिस्सा। तो टोटल 15,000 था ना। समझ आ रही कि नहीं?
तो टोटल वेट का कितना हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। कौन से टायर्स का वेट, अगले टायर्स का, वेट ऑफ फ्रंट टायर्स। अब वो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5000। तो फ्रंट टायर्स, ट्रैक्टर के अगले टायर्स का जो वजन है वो 5000 न्यूटन है। मतलब बात समझ आ गई। अगर अगले टायर्स का 5000 है, टोटल 15000 था, तो 15000 में से 5 निकाल देंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 10000। यानी कि वो पिछले टायर का वजन बन रहा है। किसका बन रहा है, पिछले रियर टायर्स का। तो रियर टायर्स का हमारे पास कितना बन रहा है, बैक वाले टायर्स का वो बन रहा है 10,000 न्यूटन। समझ आ गई कि नहीं। अगर टोटल हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास 15 था, आगे वाले अगर हमने निकाल दिए 15 में से 5 तो पीछे 10 ही बच जाएगा ना, वो पिछले टायर का वजन बच गया। अब बेटा आगे देखते हैं हमारे पास, और आगे बढ़ते हैं ज़रा। आप देखें तो टायर, जो पिछले टायर्स हैं उनका वेट बिल्कुल देखें, वो पिछला टायर भी सेंटर पे ही है ना, तो पिछले टायर्स का वेट भी इधर ही एक्ट कर रहा है, सेंटर पे ही, बिल्कुल सेंटर इधर ही खड़ा है ना, पिछला टायर सेंटर पे बिल्कुल। तो अब क्या होगा, पिछले टायर का जो वेट है वो है हमारे पास वेट ऑफ रियर टायर्स कह लें उसको, फ्रंट वाले को क्या कहते हैं, फ्रंट, और पीछे वाले को क्या कहते हैं, रियर टायर्स। क्या कहते हैं, रियर। हम आम लफ्ज़ों में बैक कहते हैं, लेकिन बैक नहीं, यहाँ पर रियर वर्ड यूज़ होगा, ठीक। वो कितना हमने देखा, कितना है, 10,000 न्यूटन्स। क्लियर हो गया जी। अब देखें और आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रंट टायर्स का जो वेट था वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि वेट ऑलवेज किधर को एक्ट करता है, डाउनवर्ड। तो फ्रंट टायर्स का जो वेट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा और इसको बेशक नीचे ले आता हूँ ताकि यहाँ हम लिख लें। वो है फ्रंट टायर्स का वेट है बेटा हमारे पास 5000 न्यूटन। कितना है, तो ये वेट लग रहा है हमारे पास, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। कौन से टायर्स का, फ्रंट टायर्स का। और ये कौन से टायर्स का था, रियर टायर्स का। और ये कौन सी फोर्स वेट की लग रही थी, ब्रिज वाली। समझ आ रही कि नहीं, चीज़ों को साथ साथ बेटा लेके चलते हैं और बढ़ते हैं ज़रा आगे। अब उसने कहा क्या स्टेटमेंट, हमसे क्या डिमांड की है, कह रहा बताएं कि ये जो सपोर्ट हैं, ये दोनों सहारे हैं, ये इस पुल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, पुल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, कितनी फोर्स। अब जाहिर है पुल अगर नीचे को अपना वजन लगा रहा है तो सपोर्ट्स किधर को उसको फोर्स लगाएंगी, आप ऊपर को बेटा फोर्स लगाएंगी। तो इधर जो फोर्स लग रही है इस सहारे के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर, उसको आप नाम दे लें F2 का, चले नाम दे लें, क्या नाम दे लें। और इस साइड पे जो फोर्स लग रही है, थोड़ा सीधा कर लें, उसको आप नाम दे लें बेटा क्या, F1 का, क्या नाम दे लें। समझ आ रही कि नहीं। अब उसने हमसे डिमांड ही ये किया है कि बताएं कि ये फोर्स कितनी है और ये फोर्स कितनी है। अंडरस्टैंड। ये सारा खिचड़ी पका के उसने सिंबल एक डायग्राम दे दिया और वो स्टेटमेंट लिख दिया, उससे ये सारी मैंने खिचड़ी जो आपके सामने बनाई है उस स्टेटमेंट की सारी चीज़ें यूज़ करके बनाई है। ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे तो हमें वो फोर्सेस फाइंड करनी है। फोर्सेस कैसे आएंगी, ज़रा बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन, फोर्सेस एक्चुअली हमें फाइंड करनी है, F1 और F2 जो कि सपोर्ट्स एक्ट कर रही हैं आपके ब्रिज के ऊपर। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखिए, ये जो पुल है आपका, ये एक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। आप क्यों स्माइल कर रहे हैं, मैं आपको लतीफ़े सुना रहा हूँ, सीरियस, मैं नज़र नहीं आ रहा इसमें कैमरे में। तो देखें भाई, प्यारा नहीं लग रहा मैं आपको। चलें, तो ये जो पुल है ये एक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ऐसे ही फोर्स से सारी बैलेंस हो रही, रेस्ट पे पड़ा रहता है ना पुल। तो अब हम इसके ऊपर एक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करेंगे और अपना जो रिजल्ट है वो फाइंड करेंगे। ठीक है कि नहीं। अब एक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस हैं, 2 हैं। पहले मैं लगाने लगा हूँ सेकंड कंडीशन। बेटा गौर से इधर देखें, आपस में बाद में हम आपस में बातें भी करेंगे, जो आप करेंगे कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए गौर से इधर देखें बेटा। बाय सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम अगर आपने लिखना है तो लिख लें। एक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन के मुताबिक वो हमें क्या बताती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल होता है,
अब सोचने की बात, यहाँ पे तो कोई टार्क नहीं पैदा हो रही, पुल तो नहीं घूम रहा है कि नहीं। अब फिज़िक्स में हम इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, कैसे देखें। ये पुल, फ़र्ज़ करें ये पुल है, अगर हम सपोज करें कि इस साइड बी साइड से मैं पुल को पक्का टाइट कर दूं, बांध दूं, और ए साइड को अगर मैं फ्री छोड़ दूं, तो क्या हो रहा है, जो नीचे को फोर्सेस लग रही हैं वो पुल को किधर को घुमाने की कोशिश करेंगी, और जो ऊपर को फोर्सेस लग रही हैं वो किधर को, तो घूम सकता है पुल के नहीं, है कि नहीं। अब घूम इसलिए नहीं रहा, अब आगे बढ़ते हैं क्यों नहीं घूम रहा, क्योंकि सारी टार का सम क्या आ रहा है, जितनी ऊपर लग रही है उतनी ही, तो सारी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो इसलिए तो घूम नहीं रहा। समझ आ रही बात की कि नहीं। अब बेटा देखिए, इस केस में हमारे पास वो क्या रहा है, अब ऊपर वाली जो टार्क है, सपोज वो फोर्स लग रही है ऐसे, तो पुल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी, ये ऊपर वाली फोर्सेस पुल को ऐसे लेके जाने की कोशिश करेंगी ना, तो वो घड़ी की सिमत में, तो वो कौन सी टार्क है, क्लॉकवाइज है। कौन सी है बेटा, क्लॉकवाइज टार्क, है कि नहीं। और नीचे वाली फोर्सेस देखें, नीचे वाली फोर्सेस लग रही हैं, तो ये अगर ऊपर वाली फोर्सेस को ना देखें और नीचे वाली को देखें, तो वो ऐसे घुमा रही हैं पुल को, है कि नहीं। तो वो कैसे, ये, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बेटा बात की। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जितनी नीचे को टार्क है उतनी ऑपोजिट है, तो एक अगर प्लस में है तो दूसरी, तो कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास, अब सारी टार्क मैं निकालने लगा हूँ इसकी, अब इसकी सारी खिचड़ी अब पकने लगे इसकी। देखें जी, मैंने कहा था सपोज हमने इस जो ब्रिज है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट को कह लिया कि यहाँ से मैंने इसको टाइट कर दिया, तो ये इसी पॉइंट के गिर्द घूमेगा ना, बी के गिर्द ही, बी के ऐसे ऐसे घूमेगा, तो बी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मैं F2 की वजह से, सारी फोर्सेस की वजह से टार्क देखने लगा हूँ, देखते जाएं आप बेटा। F2 क्रॉस टार्क कैसे निकलती है, F2 की वजह से जो टार्क है वो आएगी F2 क्रॉस R होता है ना, टार्क का यही फॉर्मूला होता है ना। तो जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही खड़े हैं, बिल्कुल उसी पॉइंट पे हैं जहाँ बॉडी ने घूमना है, तो वहाँ पे तो R क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे ना, तो आगे जाएंगे तो R बनेगा ना। तो बेटा इधर साथ, तो R कितना है, 0 है, प्लस ये टार्क है, ये चीज़ क्या है, सारी टार्क है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आगे और देखें, प्लस अब जो ऊपर वाली फोर्सेस लग रही हैं उनको मैं नाम दे लेता हूँ माइनस वाली फोर्सेस का, और जो नीचे वाली फोर्सेस हैं उनको प्लस का। समझ आ रही कि नहीं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब आगे ऊपर वाली दूसरी चलते हैं, दूसरे की तरफ। पहली ये फोर्स थी सबसे पहले, दूसरे नंबर पे ये आ रही है, यही फोर्स लग रही है ना। अब ये जो सेंटर पे टोटल फोर्स लग रही है, वेट एट सेंटर, वो दो फोर्सेस लग रही हैं, 8000 और दूसरी 10,000। तो सेंटर के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, 18,000 न्यूटन। बात समझ आई कि नहीं आई। तो आप दूसरे नंबर पे ये वाली फोर्स इसको नीचे घुमाने की कोशिश करेगी, तो उसको लिख लें ज़रा, प्लस फोर्स आ गई 18,000 और उसका मोमेंट आर्म। अब आर कितना बनेगा आप सब देखें जी, इधर से लेके इधर तक यही फासला बन रहा है ना, क्योंकि फोर्स इधर तक लग रही है। तो कितना था, 10 था। समझ आ रही बेटा। तो 10 पुट कर दें आप ज़रा, प्लस इसके बाद अब ये फोर्स है, ये 5,000 वाली, 5,000 नोट देखे है कि नहीं, तो 5,000 वाली। अब वो फोर्स है 5,000। नीचे वाली फोर्सेस को मैं देखें प्लस में ले रहा हूँ, ये भी नीचे थी ना, इसको भी प्लस में, ये वाली नीचे थी, ये भी प्लस में, ठीक। अब इसका मोमेंट आर्म कितना बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ लग रही है ना फोर्स, तो 10 ये था और 3 ये 13 हो गया। बात समझ आई। प्लस अब क्योंकि ये माइनस होगी ना फोर्स, चौथे नंबर पे ये भी हो गया, ये प्लस थी, ये भी प्लस थी, अब ये ऊपर को लग रही है, तो इसको अगेन क्या कहेंगे, माइनस वाली, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में थी। साथ बात समझ आ रही। तो उसके साथ हम माइनस लगा देंगे, ठीक है बेटा।
वो कितनी फोर्स है, वो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कितनी। तो उसका आर तो पता है ना हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस बन रहा था, 20 था ना बेटा, तो 20। और इन सारी टार को जब सम कर रहे हैं तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, 0, इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के। अब देखें बेटा F क्रॉस 2 तो डायरेक्ट क्या बन गया, 0, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। 18,000 ज़रा 10 करें ज़रा कितना आता है, 1,80,000। ठीक है, प्लस आगे देखें 5,000 को 13 से ज़रब करें क्या आता है, 65,000, 65,000। ठीक है बच्चों, माइनस ये सारी टर्म इधर माइनस और इधर जा क्या हो जाएगी, प्लस F120। ठीक है जी। अब देखें इन दोनों को ऐड करें ज़रा, 2 लाख, उससे ये 20 फिर आगे डिवाइड होगा इधर, तो डिवाइड कर दो ज़रा, 12,250। तो एक साइड पे जो फोर्स लग रही है वो 12,250 न्यूटन है। जो कौन सी थी एफ, वो इधर इतनी फोर्स लग रही है। ये जो नीचे से सपोर्ट फोर्स लगा रही है वो इतनी फोर्स लगा रही है। तो क्लियर हो गया बेटा ये बात, ठीक है जी। नहीं बेटा सम को हमने 0 रखा है, खुद 0 रखा है, सारों को सम किया क्योंकि हमने देखा कि ये जो आपका ब्रिज था वो बिल्कुल एक्विलिब्रियम में था, रोटेशनल एक्विलिब्रियम में था, रोटेट तो नहीं था ना कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा तो सारी टार का सम हमें पता लग रहा है कि रोटेट नहीं कर रहा, तो इसका सारों का टार क्या आएगा, 0। तो हमने खुद 0 उसको इक्वल रखा क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें नेट टार कोई भी नहीं है, 0 आएगा नहीं, हमने खुद रखा है। ठीक है कि नहीं। हाँ ये करें अगर आप, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर वाली सारी टार्क और नीचे वाली सारी टार्क, अगर इनको हल करेंगे तो सम हो के जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। बहरहाल आगे देखें बेटा, अब हमने F2 फाइंड करना है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, समझ आ रही कि नहीं। अब बेटा देखिए हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर आप फोर्सेस को देखें तो फोर्सेस सिंपल फोर्सेस नहीं लग रही, बल्कि वो वाई की कुछ सिमत में लग रही हैं, ऊपर प्लस वाई की तरफ, कुछ नेगेटिव वाई की तरफ। तो यहाँ पे फोर्सेस वाई वाले कंपोनेंट के लॉन्ग लग रही हैं, एक्स वाली तो कोई लग, इधर को भी कोई नहीं लग रही, इधर को भी कोई नहीं लग रही, ऊपर नीचे को लग रही है। तो फिर यहाँ पे हम वो वाली कंडीशन लेंगे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई कंपोनेंट वो किसके इक्वल होना चाहिए। अब 0 हमने खुद किया क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, ब्रिज इधर ही पड़ा रहता है, अगर फोर्स लग रही होती तो फिर तो आगे पीछे जा रहा होता कहीं, है कि नहीं। बहरहाल बेटा अब देखें, अब सारी फोर्सेस को मैं ये वाला केस यूज़ करके मैं सम करने लगा हूँ और इसको इक्वल 0 रख के हम दूसरी फोर्स भी फाइंड करने लगे हैं। अब देखें सारी फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, उन सारों को सम करेंगे। ऊपर वाली फोर्सेस को आप बेशक प्लस कर लें और नीचे वाली को माइनस, या नीचे वाली को प्लस कर लें और ऊपर वाली को माइनस। अब देखें सारी फोर्सेस को सम करने लगा हूँ, तो पहले ये लग रही है F2 प्लस दूसरी कौन सी है F1, कौन सी फोर्स है F1, जो ऊपर को लग रही है उनको मैंने प्लस कह लिया और जो नीचे को लग रही है उनको माइनस कह लेते हैं। तो नीचे को एक ये लग रही थी सेंटर पे टोटल, दोनों फोर्सेस मिला के वो बन रही थी, ठीक है, और एक ये लग रही थी। अब दोनों को मैं क्या कह लेता हूँ, माइनस, क्या कह लेता हूँ, माइनस। तो एक 5,000 न्यूटन है और दूसरी कितनी है 18,000 न्यूटन। समझ आ गई बेटा, किया हमने सम ही है, वो असल में इधर बेटा सम आ रहा है, ये माइनस इसका इसकी डायरेक्शन की वजह से इसके साथ है, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ आई है। चलें बेटा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये इस चीज़ की जगह पे ना ये सारा आया है, बाकी राइट पे वही रहा है। ये इसका मतलब सम था ना, सम किया कि नहीं,
और किसको सम किया है, फोर्सेस को। कौन सी फोर्सेस को, जो किधर को लग रही है, वाई के लॉन्ग, ठीक है कि नहीं। अब F1 तो अभी हमने फाइंड किया था, कितना था 12,250। F2 को इधर रहने दें, ये इसकी जगह पुट करें 12,250 माइनस, इन दोनों को माइनस करें ज़रा, 23 आएगा, 23,000 आएगा, 18,000 हो रही, ये माइनस का 23,000 उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का 23,000। ठीक है बच्चों। अब ये प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस 23। देखिए यही आंसर है। हाँ चले किलो में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। 10,000 अब देखिए बेटा, जब किलो में लिखेंगे तो कैसे, 10, और ये जहाँ पे आप डॉट इधर डाल रहे हैं ना तो आप ऐसा करें, ये यहाँ पे लगाया, और ये 3 जो नंबर होते हैं वो किसको शो करते हैं, किलो को। किसको शो करते हैं, ये 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ है। और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, क्या है, तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। ये किलो का मतलब होता है 1000, अब 1000 से इसको ज़रब करेंगे फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी F2 जो कि दूसरी सपोर्ट लगा रही है, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो F2 है 10.7 किलो न्यूटन, इतनी है। चलेंगे, ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। मेरा ख्याल है आखिरी में आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। ट्रैक्टर हमने बनाए हैं आज फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए। तो अब इसको बेटा नोट कर लें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। ये इसको हाफिज़ साहब पास कर जल्दी जल्दी, शाबाश।